आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं, उसके बारे में। जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हम डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके मीनिंग और फीचर्स। देखिए, ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है, ये नॉर्मल बिजनेस एंटरप्राइज से थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव यहां बता रहा है कोऑपरेट करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ काम करना, वर्क टुगेदर विद अदर्स, मिलजुल कर काम करना फॉर अ कॉमन पर्पस। उद्देश्य हमारा सबका एक है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य आपस में मिलकर काम करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। जब हम किसी भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखें, भले वो पार्टनरशिप हो, भले वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, उनका उद्देश्य जो है, उन मेंबर्स का उद्देश्य अलग अलग रहता है। जो तो एम्प्लॉयर होता है, जिसके यहाँ आप जॉब कर रहे हो, उसका मोटिव क्या रहता है, एक उद्देश्य रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। और जो नौकरी कर रहा है, जो एम्प्लॉई है, जो पार्टनरशिप में आपका एम्प्लॉई है या जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में काम कर रहा है, उसका मोटिव क्या रहता है कि सैलरी के अलावा मैं इंसेंटिव कमा सकूं। तो एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का पर्पस बाकी सब जगहों पर अलग अलग है। जो जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हो वो कुछ और सोच रहा है, जो नौकरी कर रहा है वो कुछ और सोच रहा है। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हर सदस्य का एक ही पर्पस है, डिफरेंट नहीं है। और मेन मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट के अलावा वो क्या करना चाहते हैं, म्यूचुअल हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं और सब मेंबर्स के वेलफेयर की तरफ काम करते हैं। सबका विकास होना चाहिए, सबकी हेल्प होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है यहाँ पर, वो है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। हम सब सबके साथ और सब हमारे साथ हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। जो थोड़े पावरफुल सेक्शन हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जनरली हम देखते हैं कि वीकर सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उन वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जो हम रोजमर्रा के अपने उसमें देखते हैं, तो इस जो मिडल मैन होते हैं, ये भी ज्यादा से ज्यादा काम करने में, जो दलाली का काम करते हैं, जो दलाल होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यही उनका मेन उद्देश्य रहता है कि इस एक्सप्लॉइटेशन को बंद किया जाए, इस शोषण को, गरीबों के साथ हो रहे शोषण को बंद करना है। तो क्या कहेंगे कि ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है। उनका इंटरेस्ट है म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की सहायता करनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। कोई भी चाहे वो सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, जिसका उस सोसाइटी में इंटरेस्ट है, और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हम आने वाली स्लाइड्स में आपको इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। और कलेक्टिवली ओन्ड फंड्स हैं, सब लोग अपना अपना कैपिटल लेकर आते हैं, सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार। एक वो एसोसिएशन है, एक वो संगठन है जो वॉलेंटरी है। आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप प्लीज ज्वाइन मत कीजिए। आपकी फ्री विल के ऊपर है। दिल कर रहा है तो भैया आओ, दिल नहीं कर रहा तो मत आओ। और अगर आ भी गए हो, उस संगठन का सदस्य बन भी गए हो, तो कोई फोर्स नहीं है कि आपने उसको कंटिन्यू करना है। आपका दिल नहीं है, आप बेशक जाइए। यू आर वेलकम टू कम एंड यू आर वेलकम टू गो। म्यूचुअल हेल्प मुद्दा रहता है। जिसने ज्वाइन करना है उसको पता है
कि वो क्यों ज्वाइन कर रहा है, अगर उसका सोसाइटी में इंटरेस्ट है, लेकिन काम तो उसको म्यूचुअल हेल्प के लिए एक दूसरे के सहयोग के साथ और सहयोग के लिए ही करना पड़ेगा। जो मिशन रहता है, जो मोटिव रहता है, वो ये रहता है कि जो और सदस्य हैं उनका हेल्प करना है, उनको सर्व करना है, उनकी सेवा करनी है, प्रॉफिट ही कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 10 एडल्ट लोग चाहिए होते हैं। एडल्ट माने 18 साल से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी पढ़ते हैं, तो उसमें भी बताया था कि मिनिमम इतने लोग होने चाहिए और मैक्सिमम इतने लोग होने चाहिए। उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कम से कम 10 एडल्ट लोगों का होना जरूरी है, तभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेटअप को करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी का रजिस्टर होना, रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। अगर पार्टनरशिप की साथ बात करें तो पार्टनरशिप में चाहो तो करा लो रजिस्ट्रेशन, नहीं चाहते हो तो मत कराओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन तो करवाना लाजमी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, कराना ही पड़ेगा। अब बात आई कि कैपिटल कहां से आएगा। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल मेंबर्स ही लेकर आएंगे। हर कोई अपना अपना पार्ट अपने घर से लेकर आएगा, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक्स खुशी खुशी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को लोन देते हैं। ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस तो उसमें लगती ही हैं, बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मजे से लोन मिल जाता है। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अनुसार कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक सोसाइटी है जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका उद्देश्य क्या रहता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स को प्रमोट करना। जो उसके सदस्य हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना, उनको आगे लाना सोसाइटी में, इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से आएंगे, पैसा आएगा कहां से, जैसा कि बताया मेंबर्स ही लेकर आते हैं। और उस पैसे को बहुत ही इफेक्टिव मैनर के साथ, सूझबूझ के साथ, सबकी राय के साथ यूज किया जाता है। और उससे जो मुनाफा होता है, जो बेनिफिट होता है, वो सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक सदस्य के ऊपर ही केंद्रित रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको बराबर बेनिफिट हो, ऐसी हमारी सोच होती है। इनिशियल कैपिटल तो मेंबर से ही आता है और हर मेंबर ने कंट्रीब्यूट करना ही करना है, कैपिटल को लाना ही पड़ेगा। अब फीचर्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरी एसोसिएशन। जैसा कि बताया, आपकी मर्जी है तो आप आइए, मर्जी नहीं है तो प्लीज मत आइए। कोई भी इंसान इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है अगर उसका कॉमन इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली अगर आप एक कंज्यूमर हो, उपभोक्ता हो, तो अब आप कंज्यूमर सोसाइटी ज्वाइन करोगे। अगर आप एक फार्मर हो तो आप एग्रीकल्चरल सोसाइटी ज्वाइन करोगे। लेकिन मेन मोटिव वही रहेगा, एनी पर्सन कैन ज्वाइन इट जिसका इंटरेस्ट इसमें हो। और ये सारे मेंबर्स सोसाइटी छोड़ भी सकते हैं जब उनका दिल चाहा। उनको लगता है हमारा ये नहीं बन रहा, यू कैन लीव, जाइए। लेकिन आपको एक नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। इस सोसाइटी की एंट्री पर और एग्जिट पर, एंट्री माने अंदर आना और एग्जिट माने बाहर जाना, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं है जी आपने एंट्री ले ली है तो लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। नो, जब आपका नहीं है आप जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप जाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी विश के ऊपर है। आप ज्वाइन भी कर सकते हो, आप लीव भी कर सकते हो, इस चीज की फुल फ्रीडम है आपको। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि जो मेंबर छोड़ के जा रहा है वो नोटिस दे पहले सोसाइटी को। अगर आप नोटिस देते हो कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूं और सोसाइटी आपको कहती है कि आप 1 महीने बाद जाइए, तो आपको 1 महीना कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो मेंबरशिप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, सबको ओपन होती है। इसमें कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, किसी भी धर्म का इंसान ज्वाइन कर सकता है। और किसी भी धर्म के इंसान के ऊपर रोक नहीं लगा सकते कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, आप नहीं आओगे। ऐसा नहीं होता, इट्स ओपन टू ऑल। और मेंबरशिप के केस में कोई बायासनेस नहीं है, किसी को हम बायास नहीं करेंगे, किसी को वो नहीं करेंगे,
भेदभाव नहीं करेंगे आप अपनी मेंबरशिप में, सब बराबर रहेंगे और कोई भी आ सकता है, आने पर भी कोई पाबंदी नहीं, जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं, इसीलिए क्या बोला गया है, वॉलंटरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लीगल स्टेटस। जैसा कि बताया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के अनुसार। जब आपने रजिस्टर करवा ली अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संगठन को सेपरेट लीगल एंटाइटी मिल गई। आप लॉ की नजर में एक अलग इंसान हो, लाइक नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल पर्सन जिसको बोला जाता है। आपकी आइडेंटिटी आपके मेंबर्स से अलग है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उसकी आइडेंटिटी मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेंबर अलग हैं, सोसाइटी अलग है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो गई, जो कि लाजमी है, उसके बाद उसको अपना एक लीगल स्टेटस मिल गया, अपनी लीगल आइडेंटिटी मिल गई। इसीलिए सोसाइटी जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम पर, वही प्रॉपर्टी बेच सकती है अपने नाम पर, उसको मेंबर्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पर, मेंबर का नाम जरूरी नहीं है। जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से किसी मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई मेंबर दिवालिया घोषित हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी कोई बात हो जाए, तो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करती ये चीज। मेंबर्स का क्या अपना इंडिविजुअल स्टेटस है, वो चीज सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और मेंबर्स उससे अलग हैं। इसी के साथ साथ किसी भी मेंबर की एंट्री या एग्जिट से भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली कोई नया मेंबर आता है तो आ जाए, जाना है तो चला जाए, सोसाइटी चलती रहेगी, सोसाइटी को अफेक्ट ये चीजें नहीं करती। हमारी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस भी कर सकती है, सू कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, उसके खिलाफ, थर्ड पार्टी के खिलाफ अपने नाम के ऊपर उससे केस कर सकती है। और कोई थर्ड पार्टी चाहे तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस कर सकती है, उसको मेंबर की जरूरत नहीं है। तो सोसाइटी सू कर सकती है, केस कर सकती है थर्ड पर्सन के ऊपर, और कोई थर्ड पर्सन भी सोसाइटी के ऊपर सू कर सकता है, केस कर सकता है, मेंबर्स की जरूरत नहीं है। सोसाइटी अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है, जैसा कि बताया, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, जो मर्जी करे, और लायबिलिटीज भी, जो उसकी देनदारियां हैं, वो भी उसके अपने नाम पे हैं, मेंबर्स के नाम पर नहीं है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, अपनी अलग पहचान है मेंबर्स से अलावा, उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी अलग पहचान है मेंबर्स के अलावा। So this is the meaning of legal status of a cooperative society. थर्ड पॉइंट है जी लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में फर्क जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्या है उनकी लायबिलिटी, उस अमाउंट तक जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है। मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी का 1 लाख रुपया देना है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका 1 लाख रुपया नहीं दे पा रही और मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर हूं, तो कोई भी थर्ड पार्टी मुझसे आके पैसा डिमांड नहीं कर सकती। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की देनदारी है, ये उसकी देनदारी है, ये मेंबर्स की देनदारी नहीं है। मेंबर्स की देनदारी कितनी है, जितना उन्होंने कैपिटल डालना था उस सोसाइटी में, उतनी ही है उनकी देनदारी। उसके बाद एक पैसे की भी देनदारी नहीं बनती, ना ही कोई मेंबर देगा। The liability of the members of cooperative society is limited to the extent of amount contributed to by them as the capital. जितना कैपिटल उन्होंने डाला है बस उतनी ही लायबिलिटी है, उसके बाद उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। जो कैपिटल डाला था ना, वही उनका मैक्सिमम रिस्क है, जितना उस मेंबर को बियर करना है। मान लीजिए मेरी मेंबरशिप 10,000 की थी, तो बस मुझे 10,000 का ही रिस्क उठाना है, उसके अलावा मैं 1 रुपए का भी रिस्क और नहीं उठाऊंगी, ना ही मुझसे कोई इससे ज्यादा पैसे मांग सकता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने
किसी के पैसे देने हैं और वो दे नहीं पा रही, उस केस में किसी भी मेंबर को ये नहीं बोला जा सकता कि भैया तुम अपने पर्सनल एसेट बेचो और हमारे पैसे दे दो। नो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उनके पर्सनल एसेट्स कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की देनदारी में अटैच नहीं किए जा सकते। अगर मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर हूं और मैंने 7,000 रुपए का कैपिटल दे दिया या देना है, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? 7,000। अगर मैंने वो 7,000 दे दिए हैं तो बस बात खत्म, मैंने और पैसा एक नहीं देना। अगर सोसाइटी ने 50,000 का लोन लिया हुआ है और वो दे नहीं पा रही है, तो मुझसे कोई नहीं कहेगा, मेरे घर कोई नहीं आएगा वो 50,000 रुपया मांगने, ना ही वो किसी और मेंबर के घर जाएगा। वो देनदारी सोसाइटी की है, सोसाइटी जाने, उसका काम जाने, मेंबर्स की इसमें कोई भी देनदारी लायबिलिटी नहीं है। ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कंट्रोल। अब सोसाइटी को कंट्रोल किसने करना है? जो पावर टू टेक डिसीजन है वो किसका होता है? एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट की जाती है, उन्हीं सदस्यों में से एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जो कि इलेक्शन के ऊपर बेस होती है। वही सदस्य इलेक्ट करके मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं। वोटिंग की जाती है मेंबर्स के द्वारा ही उस कमेटी को बनाने के लिए। उसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है, वो किसी के दबाव में नहीं आती है। जैसे कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, और सारा काम वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, उसी तरह से मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है वोटिंग के द्वारा। उसी वही सदस्य जो है उसको इलेक्ट करते हैं। लेकिन मैनेजिंग कमेटी बनाते समय ऐसा ध्यान रखा जाता है कि जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो काम अच्छे से कर सकते हैं, उन्हीं को इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी में डाला जाता है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। तो जो मेन उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट कमाना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता। म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे का सहयोग करना है, इसी के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। और वेलफेयर, सबको सबको बेनिफिट हो, सबका विकास हो, ऐसा सोचा जाता है। प्रॉफिट कमाना तो एक बाद की बात है, नो डाउट। अगर आपको किसी काम में प्रॉफिट हो रहा है तो सोसाइटी ये नहीं कहती नहीं 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 हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट होता है तो आने दो, लेकिन प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य है, ओ ऐसा नहीं है। मेन मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाना। हाँ, नुकसान नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, कोई भी नुकसान बियर करें हम ऐसा मानते हैं हो हमें नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, सेकेंडरी मोटिव कह सकते हैं कि हाँ अगर हो रहा है तो आने दो। एंड जो मोटिव ऑफ सर्विस है, जो एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे को सर्व करना है, वो ही डोमिनेट करता है हमारे ऑपरेशंस को, हमारे कामकाज में, यही हमारे दिमाग में रहता है। और अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है, हमारे रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन से प्रॉफिट सरप्लस आ जाता है, तो वो मेंबर्स के को ही बांट दिया जाता है एज ए डिविडेंड। कभी कभी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जनरल रिजर्व में रख दिया जाता है, रिजर्व में, जैसा कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, और फिर बाद में उसको मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल वोटिंग राइट। सबको बराबर वोटिंग राइट दिया जाता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जी ये, वन मैन वन वोट। हर इंसान की एक ही वोट होगी, भले किसी ने कितना भी कैपिटल डाला है, मैंने कम डाला है आपने ज्यादा डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 वोट दे दिए जाएंगे, जी नहीं। आप भी एक सदस्य हो, मैं भी एक सदस्य हूं, तो आपकी भी एक वोट, मेरी भी एक वोट। तो जो अमीर मेंबर हैं वो ज्यादा शेयर लेकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी की मनमानी नहीं चलती, सब बराबर होते हैं, हर किसी को एक ही वोट मिलता है। भले कोई अपने घर में बहुत अमीर है तो भले कोई अपने घर में ज्यादा अमीर नहीं है। अगर किसी के पास 1,000 शेयर है और दूसरे बंदे के पास 10 शेयर है, तो दोनों को एक एक वोटिंग राइट ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 1,000 शेयर वाला बोलेगा जी भैया मुझे 10 शेयर 10 वोटिंग राइट दे दो। नो, यू विल गेट ओनली 1 वोटिंग राइट। हर मेंबर का इक्वल स्टेटस होता है, हर सदस्य को इक्वल काउंट किया जाता है। कितना कैपिटल वो लेकर आया है इस बात को महत्वता नहीं दी जाती। वोटिंग राइट के मामले में 1 पर्सन 1 वोट।
सो एक क्विकली रिवाइज करते हैं उसके फीचर्स। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी मर्जी से आइए, मर्जी से जाइए। लीगल स्टेटस है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि मेंबर से बिल्कुल अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, उनके पर्सनल एसेट्स को कभी भी अटैच नहीं किया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की देनदारी के लिए। कंट्रोल होता है जी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, जो कि सदस्यों के द्वारा ही चूज की जाती है। सर्विस मोटिव रहता है, प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल भी नहीं रहता है, और सबको बराबर के वोटिंग राइट दिए जाते हैं। तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Stay safe, stay blessed.